नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 4। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उठकर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महराजन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी। और सुधा हरेक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वो उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था। और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मिजपोश की कोई डिजाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ ये बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा ये क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वो धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। ये सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल है। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। ये तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशानी रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए लेव, फिर भीतर लेटो, अभिन लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महराजन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लेव बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आव उठो। महराजन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कौर खाने के बाद वह महराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरा में रहियो। महराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महराजन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाए मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें। ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत धात देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ है तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महराजन, चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत है। माई का जाने कैसे हियाव पड़ा कि उन्हें अलग के देहिस।
बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें हियई बुलाए लेव तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा कह देई। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत है यहाँ कोनो डॉक्टर रहत है? हम कहा नहीं, यहाँ तो बाबूजी रहत है तो कहत है नहीं यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नीलकांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए, बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे भी पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत तारीफ? इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओ तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती है, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज न, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ, तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वो लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वो ठीक सोचता है। पम्मी बोली, मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से ये बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता, और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा ये होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो ये विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निभाह करना है, और अपने विकासक्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन ये तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आजादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वो मेरा दोस्त बन गया है, और दोस्ती में एक दूसरे से निबाही करना पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा।
जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं। मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर। और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ है। हाँ, कभी वो छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है। सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती है कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए। कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है। रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है। सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा, अच्छा। देखिए, आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मी कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ। लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं। मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही। किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि ये आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय ढाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहाब के बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़कर बोले, मेरी बुराई कर रहे होंगे। और क्या? पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़ी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवियत्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि ये वो आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वो खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए न, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी है। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वो अपने ढंग का अकेला आदमी है, ये मैं कह सकती हूँ। ओ, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ हूँ। सुधा झेम गई। उसने आंखें नीची कर लीं। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आजाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आजाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है, उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है।
और उसी चंदर से वो लड़ज कर लेती है, इतनी मानम नुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है, और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वो खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वो करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल्डॉल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और न यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वो नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ये सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की ये भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआजी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ। सुधा की है सुधा। सहसा कमरे में से कोई बोला, चंदर है। सुधा ने कहा, चंदर, बुआ आ गईं। और कमरे से बुआजी बाहर आई। प्रणाम बुआजी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआजी 3 कदम पीछे हट गई। देखतियों ने हम पूजा की धोती पहने हैं। ई के है सुधा। सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचपात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज देव। बुआजी ने धूपदानी में महराजन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वो बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पायचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा। उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबराकर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर का कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेशी का प्यार? आंचल में क्यों? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तब्ध, और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा।
लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिया, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये। कहकर सुधा उठी, वो फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी, बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी, और आंखें थी कि मुस्काए या रोए ये तय ही नहीं कर पाई थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाफ रही थी, यही है बिनती मोटकी कही की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम। चंदर ने डांट कर कहा, जंगली मैं हूँ या यह? चोटी छोड़कर सुधा बोलिए, देखो दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है क्यों जी? इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम? क्यों रे, महुआ बीनती थी क्या वहाँ, जो बुआजी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हालचाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा, मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील है, तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तश्तरी थी और एक गिलास। तश्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तश्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भई, हम नहीं खाएंगे। चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ न करे तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये। चंदर बोला, बहुत प्यारी है और पढ़े में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो। सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआजी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि मोहजौनसी हमके ऐसी नाच नची है तो हम पैदा होते गला घोंट देत। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए हैं, कै घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ई बोलते नाही जैसे सांप सूंघ गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंकर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने।
उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से, लाल सुना पापा तुमने, बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा। पालत बखत तेन बोल गए, मर गए रहियो तो आपन संताना अपने साथ ले जात्यो, हमारे मूड पर ही हत्या काहे डाल गया। ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वही रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस। बिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि ई अनसुआ धरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने ओ को दिखाओ जाए के 2 महीना और है अभिन से उधियानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिंती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांटकर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म है या नहीं तुम्हें? बिंती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पाव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये? सुधा, कल जाएंगी। पापा, अब बिंती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाईं और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिंती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। ये घंटी के भक्ति भाव ना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआजी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआजी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआजी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआजी से बोले, हाँ हाँ, बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा, भैया बैठो, तू तो एक दिन और आए रहे हो। BA में पढ़त हो सुधा के संगे? नहीं बुआजी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के हाथों सुकुल। वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होई, बिंती का ब्याह टाल देव, और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा नहीं लागत। ठूंठ ऐसी बिटिया, सूनी मांग लिए छर्रावा करत है एहरोहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। BA तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज तो नहीं करेंगे। और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे का है तो को। लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रहिए। न सास का डर, न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दे थी, मिलवाए लेव। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिंती के बारे में का कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआजी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटो, बड़नकू से कह दिया, आय के कल से हमरी छाती पर मूंग दलत हैं। बुआजी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था।
मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वो एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तुम मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थामकर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महराजन है। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा! सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वो सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआजी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था, कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है न, वही गई है बिंती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्मपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिंती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही न जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ, वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए, वो बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ, उनसे बात कर ले अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिंती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वो अभागा पलंग उनके उदर के ही लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्टान पाया। अब जरा सर्बतोर्बत कुछ मिला तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआजी से कहा। बुआजी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ई 2.5 मन की लहास कम से कम मसक भर के शरबत तो उलीचे लाई है। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबेजी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबेजी काख काख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया।
दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ई तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप है तौन कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सालर काकेर मामा जॉन है, तौन डाकघर में मुशी है। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सासनद और जिठानी के लिए गरम साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज जाएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने ये स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चलिए अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेन से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआजी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआजी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआजी सुलग उठी, गहना न गुरिया, बिया पक्का कर गए ई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीला को तैयार, और देत के दाई पेट पिराता है जूता पिटो का। अरे राम चाही तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिली है। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआजी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभिन तक बिनती का पता न, और वो तुर्क मलेच्छन के हिया कुछ खापी लिहिस तो फिर हमरे हिया गुजारा नाही नाव का। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारे थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआजी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दे? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआजी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाव जाए के, कुछ खाए तो न रहियो। एत्ती देर कहाँ घूमती रहियो? हम खूब अच्छी तरह जाने थी तू हमार नाक कटाएंगे रहबो। पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ा के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा।
ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती, जो अभी तक निचेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने। समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसके ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़े लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभाह न वैसे निभाह, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाओ, सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर छटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर, पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा, नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वो तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी, लो ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली, ऐ चंदर, वो गेसु का छोटा भाई है नहसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसु के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसु से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला। दोनों खूब गाती है। बिनती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गाँव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वो सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला, 5 घंटे? सुधा बोली, दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गाय खरीद ली है। चंदर बोला, नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चलें हम? अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यही पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ, देखा था।
चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें, करोगे? सुधा बोली, लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नसंस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजबसा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से, इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी चंदर। और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वो आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिंती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। रे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था? सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहमकर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया, कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था। उसने हंसकर कहा। हाँ, चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिंती पानी लेकर आ गई थी। लो, पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिंती, जरा पेन बाम ले जाओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिंती पेन बाम ले आई थी। बिंती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।